बना रही हूँ। ये मल्टीपल बुक्स में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आपके किसी भी प्रोविंस के एमडी-कैट या फेडरल एमडी-कैट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इवन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपका अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So today we will start with the endomembrane system. Endomembrane system जो है within a cell, इसके 7 components होते हैं। नंबर 1 इसका होता है न्यूक्लियर एनवेलप, से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद नंबर 2 ये जाता है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then comes the smooth endoplasmic reticulum. फिर आपके पास आ जाते हैं vesicles. Then the Golgi apparatus. Then comes the vacuoles. And the 7th one is the lysosome. तो ये जो 7 चीज़ें हैं, they are part of the endomembrane system. Nuclear envelope, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, then comes the vesicles, then is the Golgi apparatus, vacuoles and lysosome. ये सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। एंडो का क्या मतलब होता है? विदिन। तो विदिन अ मेम्ब्रेन यानी आपके पास एक सिस्टम बनता है। तो इस तरह से आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कनेक्ट होती है टू द सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट तरीन फंक्शंस होंगे ना, पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जनरली बाकी चीज़ें आपको सब आती हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर एनवेलप को हम उसके न्यूक्लियस के साथ ही पढ़ लेंगे। So the first one is the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपका जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या होगा? जो आपने इसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसका फंक्शन आपके पास प्रोटीन एंड लिपिड प्रोडक्शन है, उनकी मॉडिफिकेशन, उनकी पैकेजिंग, उनका टैग करना एंड ट्रांसपोर्ट। तो इन सब चीज़ों में ये आपके पास इन्वॉल्व होता है। अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखें थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉर्फोलॉजिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ डायरेक्टली इन कनेक्शन विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये अगर आप देखें तो दिस इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये इसके अंदर ना न्यूक्लियर पोर्स होते हैं विच इज़, ये मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह न्यूक्लियस के साथ ही पढ़ाऊँगी। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके साथ जो कॉन्टिन्यूस आपके पास होता है, दैट इज़ योर endoplasmic reticulum. So that is the rough endoplasmic reticulum and it has got these ribosomes जो कि इसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि 2 तरह के राइबोसोम्स हैं। एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं और एक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं। इनका फंक्शन है कि जो भी प्रोटीन्स इंटरनली यूज़ करेगा सेल, तो वो राइबोसोम्स जो फ्री हैं वो बनाएगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए, इनका काम होता है कि जो भी आपके पास टू एक्सटीरियर जाता है तो ये उन प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिवाइड कर दिया इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके पास ये जो राइबोसोम्स हैं, दे आर नॉट अटैच्ड, और मैं आपको फिर बताऊंगी कि उसका क्या फंक्शन होता है। वो आपके पास लिपिड प्रोडक्शन करता है, वो आपके पास
मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो कैल्शियम को रिलीज़ करता है इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स एज वेल एज अ कार्डिक, और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये सारे काम करता है जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन्स आपके पास बनती हैं तो उसका क्या होता है कि प्रोटीन्स आपके पास सिंथेसाइज हुई, जो ट्रांसक्रिप्शन थी वो तो आपके पास हो गई न्यूक्लियस में। अब मैसेंजर आरएनए आपके पास मैसेज ले आया इधर, और अब ये राइबोसोम्स आपके पास उस मैसेज को ट्रांसलेट करके आपके पास उस टाइप की प्रोटीन बनाएंगे। अब यहाँ से जो प्रोटीन्स हैं दे आर सिंथेसाइज इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई आपके पास जाती हैं थ्रू वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स जो हैं आपके जो गोल्गी अपरेटस है उसके पास चली जाती हैं। गोल्गी अपरेटस में इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है कि अगर ये लॉन्ग चेन प्रोटीन्स हैं तो इनको पैकेजिंग इनकी कर दी जाती है, ठीक है, ताकि ये एक नॉर्मल साइज़ ऑक्यूपाई करें। और अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो गोल्गी अपरेटस वो सारा कुछ करके या तो इसको सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में वैक्यूल्स की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, या तो सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ हो जाएगा, या टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल यानी इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। और दूसरा आपके पास जो लाइसोसोम्स हैं उसके एंजाइम्स भी जो है दे आर सिंथेसाइज बाय द आरईआर, और लाइसोसोम के जो बाकी स्ट्रक्चर होता है और उसको सेल मेम्ब्रेन की तरह का एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है ये सारा कुछ गोल्गी अपरेटस में हो जाता है, और इस तरह आपके पास लाइसोसोम्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉर्फोलॉजिकली ये जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, इनके जो डिटेल स्ट्रक्चर है ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं इनके, ठीक है। हमें लाइट माइक्रोस्कोप पे इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो वो लिपिड सिंथेसिस करता है, एक आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, क्योंकि ये कैल्शियम का जो फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर लेके जाता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, दैट इज़ डन बाय दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा होता है, तो अब आपको अगर फंक्शंस पता होंगे बेटा तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। लिपिड सिंथेसिस का क्या मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी आपके पास जितने भी हार्मोन्स बन रहे होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, आपके पास ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो ये आपके पास सारे लिपिड से ही बन रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है और इससे आगे जाके आपके पास ये सब हार्मोन्स बनते हैं। अब ये हार्मोन्स आपके पास कहाँ कहाँ बनते हैं, तो आपको पता है कि आपके पास जो टेस्टिस में लेडिक सेल्स हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है, और जो ओवरी में है उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है, और कोर्टिसोल भी इट इज़ ऑल्सो स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये आपके पास कहाँ बनता है, ये आपके पास बनता है विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो अब आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ ज़्यादा हो गया, एक तो आपके पास एड्रिनल्स में ज़्यादा हो गया, एक लेडिक सेल्स में ज़्यादा हो गया, और एक आपके पास ओवरी के जो ग्रैनुलोजर सेल्स हैं उनमें ज़्यादा हो गया। अब बारी आती है आपके पास इसके दूसरे फंक्शन की कि ये तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किया, तो ये आपके पास 2-3 फंक्शंस इस वक्त कर रहा है। तो वो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होती है बॉडी में, सबसे ज़्यादा आपके पास जो ड्रग्स और अल्कोहल और इस तरह की जो भी चीज़ें, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन आपके पास होती है विद इन योर लिवर। तो आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लिवर में भी सबसे ज़्यादा
ये रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपके पास जो एंजाइम्स हैं, all the enzymes, they are protein in nature. So when they are protein in nature, so all those cells which are preparing the enzymes, they will be, what will be they doing? They will be having rough endoplasmic reticulum in a quite large amount. और ये कौन से cells हैं जो आपके पास prepare कर रहे हैं? If we talk about these cells, so they are actually your pancreatic cells, your salivary gland के cells हैं, आपके पास gastric जो glands में cells होते हैं, उनमें आपके पास सिक्रीट हो रहा होता है, एंजाइम्स वो रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये जो तमाम सेल्स हैं, इनके अंदर फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अमाउंट है दैट विल बी मोर एज़ कंपेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए ये आपके लिए जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जो चीज़ है वो क्या कर रही है, कौन सा सेल क्या परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि चूँकि वो एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो तमाम आपके पास बॉडी में सेल्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। कुछ जो सेल्स हैं वो तो बग़ैर इंसुलिन की ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे आपके ब्रेन के सेल्स हैं, और कुछ जो है वो इंसुलिन जब उन पे काम करती है, उनके रिसेप्टर्स को ओपन करती है, तो तब यूटिलाइज़ करते हैं ग्लूकोज को। तो इनमें आपके पास लिवर आ जाता है और आपके पास स्केलेटल मसल फाइबर्स आते हैं। ये आपके पास ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं ऑन द एक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक। तो जब ये यूटिलाइज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें जो है आपके पास ग्लाइकोलिसिस भी ज़्यादा होगा और इनको एटीपी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा, आपके जो मसल सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है। जब स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है विद इन देयर स्केलेटल मसल फाइबर्स वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसलिए उनका जो मस्कुलर मास है वो इंक्रीज़ करता है। और जब वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स उनको खा लेता है और उनका जो सेल का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। आपके क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो सेल साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर, जिसकी वजह से सेल साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। सो दैट ऑर्गेनेली इज़ बेसिकली योर माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था। और इसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। और कुछ केसेस में इट सिंथेसाइजेस पॉलीसेक्राइड्स फ्रॉम सिंपल शुगर। पॉलीसेक्राइड्स ये बनाता है फ्रॉम सिंपल शुगर्स, सो दैट इज़ अनदर फंक्शन विच इज़ डन बाय दिस गोल्गी अपरेटस। और ये फिर जो आपके पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। गोल्गी अपरेटस का जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आता है, जिसको मेजॉरिटी बच्चे गलत करते हैं, एमसीक्यू आपके पास होता है कि विच ऑर्गेनेली हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जवाब जो है दैट इज़ not the rough endoplasmic reticulum or the smooth endoplasmic reticulum, although they are preparing all those proteins and lipids, but it is the secretory vesicles which are produced by the Golgi apparatus जो कि आपके पास membrane का जो surface area है उसको increase करेगा। So आपके पास produce तो proteins and lipids एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने की हैं, लेकिन ये पैकेजिंग के बाद जब गोल्गी अपरेटस के पास जाती हैं तो गोल्गी अपरेटस इनको सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में बना के तो मेम्ब्रेन की तरफ जब ये जाते हैं तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडिंग द सरफेस एरिया। क्योंकि जब देखें ना आपके पास अब एंडोसाइटोसिस हो रहा है, तो एंडोसाइटोसिस में तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, वो जो मटेरियल है वो आपके सेल मेम्ब्रेन को लेकर अंदर जाएगा एंड वहाँ से वो डिटैच्ड हो जाएगा। तो जितना उसका पोर्शन डिटैच होगा
वो सेल मेम्ब्रेन से निकल जाएगा। तो आपको एक कॉन्टीन्यूस सेल मेम्ब्रेन के ख़ास सरफेस एरिया को मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स और चीज़ें होती हैं। तो ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं विच आर प्रोड्यूस बाय द गोल्गी अपरेटस, दे हेल्प इन एडिंग टू द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये आपके पास जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, ठीक है। उनमें क्योंकि उसमें आपने देखे ना, वो आपके पास हार्मोन्स भी बना रहे हैं, लेकिन ख़ासकर जो एक्सोसाइटोसिस कर रहे हैं उसके लिए उनको वेसिकल्स को बनाना, उनको पैक करना, उनको मॉडिफाई करना, दैट विल बी डन बाय द गोल्गी अपरेटस। तो जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनके अंदर आपके पास गोल्गी अपरेटस जो है दैट इज़ अबंडेंट। तो ये आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। ख़ासकर ये वाला जो MCQ है, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स दे अटेम्प्टेड रॉन्गली। तो इसका आपने याद रखना है, सरफेस एरिया of the cell membrane is increased with the help of the Golgi apparatus, और इसीलिए ये आपके पास abundant होता है in the glandular cells। इसके अलावा आपके पास ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, गोल्गी जो अपरेटस है ये आपके पास लाइसोसोम्स बनाता है, आपके पास परऑक्सीसोम्स बनाता है, ग्लाइकोऑक्सीसोम्स बनाता है। ये सारे जितने आपके पास चीज़ें मौजूद हैं सेल्स के अंदर, इन सब को जो है आपका ये तैयार कर देता है। इसके जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के और परऑक्सीसोम्स के, दे आर डिफरेंट and they perform different functions, and they are no doubt manufactured by the rough endoplasmic reticulum, but their proper packaging and membrane bound जो इसको organelle में convert करता है, that is all done by the Golgi apparatus। सेल वॉल का आपने जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल प्रोटोप्लाज्म में बनता है। तो दैट इज़ ऑल्सो डन बाय दिस प्लांट सेल। इवन ड्यूरिंग डिविजन जो सेल वॉल आपकी सिंथेसाइज होती है, दैट इज सिंथेसाइज बाय द गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज, और इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं और उसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को भी क्लियर कर दूंगी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है गोल्गी अपरेटस का, इसके दो आपके पास बायोकेमिकली जो अगर हम इसको डिवाइड करें ना, वैसे तो आपके पास दो होते हैं। एक होता है इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, कि टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इसका कौन सा पोर्शन होगा, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से के साथ कॉन्टीन्यूस होता है। तो ये जो है ये नाउ दिस इज़ कॉन्टीन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, दिस पोर इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय प्रोटीन, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाद स्मूथ है। अब इसमें से आपके पास वेसिकल्स निकल के तो गोल्गी अपरेटस बनाते हैं। अब जो गोल्गी अपरेटस का फेस टूवर्ड्स द न्यूक्लियस है, जिसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, उसको सिस कहा जाता है। सो सिस इज़ कन्वेक्स एंड इट इज़ द फेस विच इज़ टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस या सिस। सिस का मतलब होता है सेम, अगर आप इसका मीनिंग देखें तो। बायोकेमिकली जो आपका गोल्गी अपरेटस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। वन इज़ द सिस रीजन, देन कम्स द मीडियल रीजन, एंड देन इज़ द ट्रांस रीजन। ये बायोकेमिकली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर आप सिस को दें तो इसको हम फॉर्मिंग या रिसीविंग एंड भी कह सकते हैं, और जो ट्रांस है इट इज़ कनकेव है, एंड इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम शिपिंग कह सकते हैं। जैसे आप कुछ मंगवाते हैं ना और फिर उसकी शिपिंग होती है, तो दिस ट्रांस रीजन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इट इज़ द शिपिंग रीजन। तो ये आपके पास, इसको आप कंसिडर करें कि ये एक पोस्ट ऑफिस है, इसमें लेटर्स आते हैं,
उनको तरतीब दिया जाता है और उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है. सो इट हैज़ गॉट अ सिस फेज एंड इट हैज़ गॉट अ ट्रांस फेज. द सिस इज कन्वेक्स. Cis is convex, trans is concave. Cis is used for acts as a receiving end, whereas trans act as the shipping end. इसमें बेटा आप लोग बहुत ज़्यादा confuse होते हैं and all the time you are confused that which one is convex, which one is concave. So always remember that your cis is convex, C convex, T concave है and it is shipping. So TS is shipping is concave. इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करें तो फिर आपके लिए फिर एग्ज़ाम्स में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी. मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ शॉर्टली आपको उन पॉइंट्स को ज़्यादा एलाबोरेट करूँगी जिनको आप गलत करते हैं और जिनसे रिलेटेड आपके MCQs आते हैं. बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बुक में जिस तरह दी हुई हैं आपको उसी तरह से याद करनी है. उसके बाद बारी आती है लाइसोसोम्स की. तो लाइसोसोम जो है इसमें 40 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास एंजाइम्स हैं. इसीलिए इसको लाइसोसोम कहते हैं कि लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग या लाइसिस, किसी चीज़ को स्प्लिट करना, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. एंड सोम मीन्स बॉडी. तो ये सेल के अंदर जो आपके पास चीज़ें आती हैं उनकी स्प्लिटिंग कर देता है. इसमें एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और ये 3 इम्पॉर्टेंट किस्म के फंक्शन करता है. एक आपके पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर देता है कि अगर कोई ऐसे यूज़फुल मटेरियल आ गया है तो इसके अंदर मैंने आपको बताया 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं तो वो उनको डिग्रेड करेंगे. तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कोई भी मटेरियल आया वो जैसे एंडोसाइटोसिस से एंटर हुआ और वो लाइसोसोम्स के साथ मिल जाएगा और लाइसोसोम्स क्या करेगा कि ये जो इनिशियली था दिस इज़ द लाइसोसोम कंटेनिंग द एंजाइम्स एंड दिस इज़ द फूड मटेरियल. ये समझ लें कि जैसे फ़र्ज़ करें आपका कोई भी फूड मटेरियल आ गया अंदर. नाउ दिस इज़ द लाइसोसोम. सो इनिशियली द लाइसोसोम जब किसी मटेरियल से नहीं मिला होता तो उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन जब वो किसी उसके साथ मिल जाता है तो उसको फिर हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं. ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर इसको डाइजेस्ट कर लेगा. डाइजेशन के बाद क्या करेगा कि जो यूज़फुल मटेरियल होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द सेल. इंजेस्टेड फूड वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द सेल और जो बाकी आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है वो ये बना देगा एक वैक्यूल जिसमें अब आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अब सेल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल देगा. तो वो बना देगा एक वैक्यूल जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं और इसमें आपके पास सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है. यानी ये आपका अब डस्टबिन बन गया है. अब इस डस्टबिन को सेल जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में किसी भी तरीके से इसको निकाल के तो अपनी जान छुड़ा देगा. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट डू द इंट्रासेलुलर डाइजेशन. दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ ऑटोफेगी. ऑटोफेजी का मतलब होता है ऑटो मीन्स इटसेल्फ, यानी आप ख़ुद को खा रहे हैं. ठीक है, फेजी मीन्स खाना. तो ये मैंने आपको इसमें एग्जांपल अभी भी मैंने डिस्कस की थी आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया के एग्जांपल कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ प्रोवाइडिंग यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल इंक्रीज इन योर मसल सेल. क्योंकि जो अभी अगर हम वैसी छोटी सी एक बात है वो अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो आप उनका एक तो फास्टिंग करते हैं और एक उनका पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेवल करवाते हैं जो कि नाश्ते या खाने से 2 घंटे बाद होता है. ठीक है, तो जो पहले वाला लेवल होता है जो फास्टिंग होता है वो आपके लिवर के फंक्शन को बता रहा होता है और जो उसका बाद का लेवल होता है 2 घंटे बाद जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल कहते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स कितना ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बता रहा होता है. इसीलिए मैंने आपको कहा है ना कि लिवर और स्केलेटल मसल जो है वो इंसुलिन के होते हुए ग्लूकोज की अपटेक कर सकते हैं, जबकि ब्रेन हो गया या पैंक्रियास हो गया उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी आपके पास ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं. तो आप जितना
एक्सरसाइज करते हैं उतना ही आपका ग्लूकोज जो है वो यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि वो एटीपी बनाता है। ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 36 एटीपी मिल रहे होते हैं। तो उन एटीपी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिर माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ताकि आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब जब आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, नाउ योर रिक्वायरमेंट इज़ फॉर नो मोर एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं चाहिए, तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल बी ईटन अप बाय योर लाइसोसोम्स। तो ये ऑटोफेगी के एग्जाम्पल में आप माइटोकॉन्ड्रिया के एग्जाम्पल को याद रखें। ये आपके लिए एक आराम से आपको ये चीज़ जो है वो याद रह जाएगी। इसके बाद जो इसका फंक्शन है तीसरा, दैट इज़ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का क्या मतलब है? खुद को खा जाना। कौन सी कंडीशन है जिसमें सेल खुद ही को खा जाता है, ख़त्म हो जाता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है कि जब आपके सेल्स जो हैं उन आपकी बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं है, या उनके अंदर डीएनए इस हद तक डैमेज हो गया है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो आपके ये जो सेल्स हैं जो कि या कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है या जो रिपेयर के काबिल नहीं रहे, तो उनको अब आपकी बॉडी ख़त्म कर देगी, ठीक है। या फिर नॉर्मल भी हो सकता है कि जैसे जब फीटस की डेवलपमेंट होती है, जैसे हमारे फिंगर्स के बीच में वेब बनता है, तो वेब की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्विमिंग तो करनी नहीं है, तो इसलिए वो वेब जो हैं वो बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही वो ख़त्म हो जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, जिनको हम कैस्पेसेस कहते हैं, दे आर बाय द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वो सारे चीज़ों को खा के उस सेल को ख़त्म कर देता है और फिर बाद में मैक्रोफेजेस आके उसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह आपके पास लाइसोसोम जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज। आपके सेल का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो आपके पास लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम्स अगर इसके जो एंजाइम्स हैं इनमें से कोई भी डेफिशिएंट हो जाए, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन के होते हैं, लिपिड डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज डाइजेशन के लिए एग्जाम्पल एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया ना 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इट। सो उनमें से कोई भी डेफिशिएंट हो जाए तो आपके पास डिजीज़ेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ेस। स्टोरेज डिजीज़ेस। तो ये आपके पास 20 डिफरेंट सच टाइप ऑफ डिजीज़ेस अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और इनमें से जो आपके कोर्स में हैं उनमें 2 बताई हुई हैं। एक आपको उन्होंने बताई हुई है लिपिड स्टोरेज डिजीज़, जिसको हम टे-साक्स कहते हैं, ठीक है, टे-साक्स डिजीज़। और दूसरी आपके पास है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2, या पॉम्पीज डिजीज़ भी कहते हैं, स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2, या इसको पॉम्पीज डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगर इस लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स डेफिशिएंट हो जाएं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो लिपिड है उसकी डाइजेशन नहीं होगी विद इन द सेल और वो एक्यूमुलेट कर जाएगा। और आपको पता है कि लिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन का भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा भी इसके हार्मोन्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये आपके पास जब टेस्ट एक्यूमुलेट करेगा तो ये आपके डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करेगा, स्पेशली ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। तो टे-साक्स डिजीज़ इज़ अ लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है, और ये ब्रेन में इसकी एक्यूमुलेशन काफ़ी होती है और उसकी वजह से आपके पास ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। दूसरे जो आपके पास आपकी बुक में दी हुई, वैसे बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं लेकिन आपकी बुक में 2 ही मेंशन्ड हैं, तो वो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2, जिसको हम पॉम्पीज डिजीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ हाईलाइट किए।
जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट थे और जिसमें अक्सर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पूरे लेक्चर को समराइज़ करें तो आपका जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके 7 कंपोनेंट्स हैं: न्यूक्लियर एनवेलप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, Golgi apparatus, then comes the secretory vacuoles and then is your lysosomes. तो ये सारा आपके पास जो 7 चीज़ें हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर एनवेलप से लेके आपके पास सेल मेम्ब्रेन तक होता है, इसलिए वो सेल को उसकी शेप देता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह और भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है, लेकिन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तरीन बातें थीं वो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि आपकी बुक्स में भी होंगी, लेकिन इनको अगर आप अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें तो आपके बहुत सारे MCQs जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड आई विल कम विद अनदर लेक्चर एंड होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।